सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। बहुत सारे पार्टी के लोग आजकल जो 10 साल पहले कांग्रेस में थे, इनेलो में थे, वो सारे आजकल आपके साथ हैं। तो कुछ का कहना है कि जो संघ से आए होते हैं उनकी थोड़ी इज्जत ज़्यादा होती है। हिंदी को अपनाएंगे, हम हिंदी को बढ़ाएंगे। तो क्या आपको मेरी तरह अंग्रेजी कम आती है? मुझे भी बहुत कुछ कहा गया, बहुत सारे लोगों ने कि भाई इंग्लिश नहीं आती इसलिए अनपढ़ है, अनपढ़ को बना दिया मंत्री। या अनपढ़ तो नहीं, आप तो ग्रेजुएट हैं। कभी छापेमारी की है आपने? मैं आपको गुरुजन मिलते हैं वहाँ पे, स्कूल में आते हैं? आज कराओ सफाई, माँ बाप भी खड़ा हो जाएंगे, मीडिया भी आगे खड़ा हो जाएगा। देखो जी यहाँ बच्चों की सफाई कराई जा रही है। क्या बच्चे सफाई करने के लिए आते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं? टॉयलेट तक बच्चे साफ करते हैं सर। हरियाणा एक चीज़ के लिए बदनाम है शिक्षा में। यहाँ पे नकल बहुत चलती है, बहुत खबरें करते हैं हम। कोई छत पे चढ़ रहा है, कोई पर्ची दे रहा है। तो एक नारा खूब चालता, आरक्षण लेगा जाट, नहीं तो खड़ी कर देगा खाट। इस नारे ने, ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से जो जाट नेता थे उनको घर बैठा दिया। अभी एकमात्र आप ही ऐसा ये देखो मैं एक शख्स है जो तीसरी बार विधायक चुन के आया है। ये मुकद्दर का भी सौदा। महिपाल ढांडा का है कि मेरा मुकद्दर तो अच्छा है, जो हार गए उनकी कुंडली खराब थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। ये है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में आज जिस सवालों के घेरे में है हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी। कैबिनेट मिनिस्टर हैं, शिक्षा जैसा विभाग संभाल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। जी नमस्कार। आज का ये मेरा आपके साथ पहला इंटरव्यू है, तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप की राजनीति कहाँ से शुरू हुई और इस मुकाम को आपने कैसे हासिल किया? मैं 1987 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना। 8th क्लास में था। संघ का दायित्व तो संघ में मुख्य शिक्षक, मंडल कारवा और कुछ समय के लिए जिला में एक और दायित्व मिला। बाद में मेरे को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जिम्मेवारी मिली। 1996 से लेकर 2004 तक मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदेश सह मंत्री के नाते अपना दायित्व निभाता रहा। 2004 में मैं भाजपा में आ गया, तो आते ही 2004 से क्योंकि ट्रम्प चली हुई थी तो मुझे बीच में जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2006 में मैं भाजपा का जिले का महामंत्री बना। 2009 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना। 2012 में मैं भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा है, मैं किसान मोर्चे का अध्यक्ष रहा। 2014 में टिकट मिल गई, एमएलए बन गया। 2019 में फिर टिकट मिल गई, एमएलए बन गया। उसके साथ ही 19 में मुझे भाजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते भी काम करने का पार्टी ने अवसर दिया। 2024 में फिर मुझे टिकट मिली और मैं तीसरी बार विधायक के रूप में काम कर रहा हूँ। पिछली बार जब मैं 2019 की टर्म में लास्ट में जब आदरणीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने, उनके काल में मैं पंचायत एवं विकास और कोऑपरेटिव ये 2 डिपार्टमेंट भी देख चुका हूँ। अभी तो ये 2019 में आप कहें कि विधायक से मंत्री बने, तो क्या माना जाए कि आप नायब सिंह सैनी की पसंद हैं? क्योंकि खट्टर साहब के साथ आप 2014 से 19 तक रहे, दूसरा टर्म भी लगभग खत्म होने वाला ही था उस वक्त। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर मेरी आपकी पसंद नापसंद नहीं चलती। यहाँ संगठन अपने कार्यकर्ता पे नज़र रखता है, निगाह रखता है, और उसमें
जिस भी कार्यकर्ता के ऊपर ये सब करने का दायित्व होता है, मान लीजिए कि पहले मनोहर लाल जी थे, अब नायब सैनी जी हैं, तो उनके साथ डिस्कशन होके ही ये सब काम होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति की भूमिका है किसी के भी सिलेक्शन में। कोई एक व्यक्ति इस पे निर्णय लेता हो बीजेपी में, ऐसा नहीं होता। यहाँ सामूहिक डिसीजन होते हैं और मुख्यमंत्री जी के जी अगुवाई में होते हैं, उनके मार्गदर्शन में कई एक किस्म से होते हैं। मगर संगठन का एक सिपाही, उसको अवसर देना, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन बोलता है। जी, मुझे थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए कि ये जो संघ है, फिर भाजपा का संगठन है, फिर भाजपा की सरकार है। हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, संगठन है, संघ है। हिंदुस्तान में जो केंद्र में सरकार है वो भी भाजपा की है, वहाँ भी संघ है, संगठन है। अब तीनों के जो रोल हैं वो अलग कैसे हैं और उनमें एक सामान्य बात क्या है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने राष्ट्र की स्वयं की प्रेरणा से सेवा करना, उसका घटक बनना, ये स्वयंसेवक है। व्यक्ति निर्माण करना, और सही मायने में ये एक बहुत बड़ा काम है व्यक्ति निर्माण करना, और संघ व्यक्ति निर्माण करता है। व्यक्तित्व, व्यक्ति निर्माण, व्यक्तित्व, तो वो अपना काम करता है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, उस राजनीतिक पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, और उस विचारधारा के हम सब लोग अनुयायी हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं कह सकता हूँ, मेरे लिए तो मेरा मातृ संगठन है, और मुझे फक्र है, गर्व है इस बात का कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी में जो संघ वाली क्वालिफिकेशन है, जो योग्यता है, उसको खास नहीं, माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टी के लोग आजकल जो 10 साल पहले कांग्रेस में थे, इनेलो में थे, वो सारे आजकल आपके साथ हैं। तो कुछ का कहना है कि जो संघ से आए होते हैं उनकी थोड़ी इज्जत ज़्यादा होती है, दूसरी पार्टी वालों की कम होती है। देखिए, एक भ्रामक मिथ्या प्रचार है। राजनीतिक दल अपने हिसाब से, अपने तरीके से काम करते हैं। सामाजिक और राष्ट्रीय जो संगठन हैं वो अपने तरीके से काम करते हैं। ये ठीक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण का काम करता है, और अपने स्वयंसेवकों को जिसकी जहाँ इच्छा वो काम करता है। अब मेरा मन था तो मैं विद्यार्थी परिषद में रहा, बाद में बीजेपी में आ गया। ये कुछ जरूरी नहीं है, वो थोपते नहीं किसी पे कुछ भी। अब भाई कोई ये क्या हुआ कि भाई आपने जैसे कहा कि जो संघ का व्यक्ति है उसकी थोड़ी ज़्यादा इज्जत है, जो संघ का नहीं उसकी इज्जत नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ सब चीज़ बराबर है। सब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के हिसाब से काम करते हैं। हमारी एक विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, हम लोग अपनी विचारधारा पे काम करते हैं। हमारी विचारधारा है शॉर्ट शब्दों में, भारत माता की जय। और ये जो विचारधारा है, ये जो संघ का आपका पूरा परिवेश रहा है, उससे मेल खाती है, उससे आगे चलती है। बुराई क्या है? हाँ। कोई बुराई थोड़ी नहीं है। कुछ एक लोग संगठन अगर अच्छी बात कहे तो उसको मानने मर्ज क्या है। हमारे परिवार के बड़े बूढ़े अगर कोई अच्छी बात कह के हम लोगों को सीख देवें कि बेटा ये करोगे तो बढ़िया रहोगे, नहीं करोगे तो नहीं रहोगे, तो अच्छी सीख कहीं से भी मिल जाए, अच्छा करने का विचार कहीं से भी मिले, उसको ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, अपना बहुत बड़ा संगठन बन चुका है। पहले जैसे आपने कहा कि संघ जो है वो माता की, पिता की भूमिका अदा करता था। सरकार जो है अधिकतर राज्यों में जो है अब भाजपा की है। तो संघ का उस पर कितना प्रभाव रहता है? जैसे आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो क्या संघ आपको समय समय पर गाइड करता है कि सरकार ऐसे चलनी चाहिए, पार्टी ऐसे चलनी चाहिए? नहीं, देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, संघ का काम है व्यक्ति निर्माण करना, फिर आगे व्यक्ति का काम है कि वो अपने विचार को लेके कितना परिपक्वता से काम करता है। थोपा थापी कभी नहीं होती, कभी भी नहीं होती।
मेरे जिम्मे एक दायित्व आया, मंत्री के नाते काम करो। मैं मंत्री के नाते काम कर रहा हूँ, मेरी पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है। इसलिए ये चीज़ नहीं, देखो इतने कम शब्दों में और इतना जल्दी इस विषय को समझाया जाए ये संभव नहीं है। जैसे संघ को समझना है तो नित्य प्रति 1 घंटे की शाखा में जाना पड़ेगा। जब आप लगातार संघ की शाखा में जाएंगे तब संघ अपने आप आपके अंदर आएगा, आपको ग्रहण करना पड़ेगा। और ये इतना विस्तृत काम होता है जो उस शाखा के समय में ही आदमी ग्रहण कर पाता है, उसको शब्दों के जरिए आप बयान नहीं कर सकते। जी, उसको जैसे हवा है, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको महसूस कर सकते हो। तो बाहर से शब्दों से आप महसूस कर पाओगे, पूरा नहीं, थोड़ा सा, मगर उसके अंदर जाके जब हम काम करते हैं तब समझ में आती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम क्या करता है। बाहर जिस तरह का भ्रामक प्रचार, जिस तरह का दुष्प्रचार विपक्ष या दूसरे लोग बिना समझे बिना जाने करते हैं, वो समझ नहीं पा सकते उस चीज़ को, उनके लिए बहुत मुश्किल है। ढांडा साहब, अभी आप बहुत सुर्खियों में रहे, हरियाणा में ही नहीं बल्कि देश भर में। आपने जो हिंदी का मुद्दा उठाया उसे गृह मंत्री ने भी दोहराया, वहाँ पर हिंदी को अपनाएंगे, हम हिंदी को बढ़ाएंगे। तो क्या आपको मेरी तरह अंग्रेज़ी कम आती है या फिर हिंदी को वाकई बढ़ाकर कुछ आप कर दिखाना चाहते हैं? क्यों बढ़ाएं हिंदी को? देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग अंग्रेजी का या दूसरी भाषाओं का विरोध कर रहे हैं। भाषा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यह जितना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर पाएंगे उतना ही कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उपयोगी होगा, उसका कोई नुकसान नहीं है। मगर हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है। हम जिस प्रदेश में रहते हैं वो हिंदी भाषी प्रदेश है। अपने प्रदेश में हम लोग अपनी भाषा में काम करें, इसमें बुराई क्या है? दूसरी बात, मुझे भी बहुत कुछ कहा गया कि भाई, बहुत सारे लोगों ने कि भाई इंग्लिश नहीं आती इसलिए अनपढ़ है, अनपढ़ को बना दिया मंत्री। मैंने बहुत चीज़ें सुनी, देखी। अनपढ़ तो नहीं, आप तो ग्रेजुएट हैं। आप तो ग्रेजुएट हैं। हाँ, भाई इंग्लिश मैंने बोल दिया ना, हिंदी में काम करेंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या जोड़ा। और मैंने साथ में ये भी कहा कि भाई मुझे समझ आती है तो मैं क्यों बोलूँ के आवा के नहीं आंदा। मगर जितनी बात की जरूरत थी उस बात को कुछ लोगों ने तुल दिया। देखिए, हिंदी में अगर मैं काम करता हूँ, मेरे लोगों को उसमें आसानी है, मेरे प्रदेश के लोगों को आसानी है, उसको समझ आ जाए अच्छे से कि तेरा काम क्या है, क्या होना चाहिए, वो ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग अपने लोगों के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। अगर आपने कोई चीज़ इंग्लिश में के लिख दी, उसने के मेरा बेचारे ने, कल्पना करके देखो ना कि भाई आप बोल तो कुछ रहे हैं, अगला कुछ लिख रहा है। या मेरे को अनुभव नहीं है, मेरे को नहीं आती है, तो कह दिया बिलाड साइन कर दे। अब उसमें क्या लिख रहा है, जब तक अगर वो नहीं समझ में आएगा तो आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जिस भाषा को सब समझ सकते हैं, सब जान सकते हैं, सब उपयोग कर सकते हैं, उस भाषा में काम क्यों ना हो। मेरे हरियाणा में हिंदी में सब चीज़ समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसका उपयोग करते हैं, बोलचाल में उसका उपयोग होता है। इसलिए मैं अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को के लिए मैंने कहा कि मेरे डिपार्टमेंट में हिंदी में ही सब काम होगा। ये जो सरल भाषा की आप बात कर रहे हैं, तो ये सरल भाषा जो आम बोलचाल में हम इस्तेमाल करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, या जैसे मान लीजिए आपके डिपार्टमेंट से मैं एग्जांपल लूँ, हम एक लाइन लिखना चाहते हैं स्कूल शिक्षा बोर्ड, तो स्कूल इंग्लिश का शब्द है, शिक्षा हिंदी का है, तो आप क्या स्कूल को बदल के उसको पाठशाला लिखवाना चाहते हैं, विद्यालय लिखवाना चाहते हैं, बोर्ड की जगह निगम लिखवाना चाहते हैं? किस टाइप की शैली आप चाहते हैं? मैं एक निवेदन करूँ, आप स्कूल किसी भी आदमी से पूछिए क्या वो बता देगा भाई स्कूल ये है, विद्यालय बता देगा भाई, पाठशाला बता देगा। जो चीज़ समझ में आए
उसको हिंदी में अगर वो लिख रहा है तो बुराई नहीं है। स्कूल हिंदी में लिखा जा रहा है, स्कूल है, पहचान सकता हूँ मैं, जान सकता हूँ मैं, मेरी जुबान पे है स्कूल। उससे आपको कोई भाषा आपत्ति में नहीं, नहीं? उसमें क्या। देखिए भाई, हिंदी में लिखा हुआ, मेरा फिर निवेदन समझिए, जिस बात को मेरा साधारण से साधारण आदमी समझ ले, वह हमारे यहाँ पे हिंदी है, और हिंदी में जो चीज़ समझ में आ जाए वो अच्छा है। मतलब आम बोलचाल की बिल्कुल भाषा जरूर। जो है बिल्कुल जरूर। उसके फेवर में है आप। बिल्कुल जी। क्लिष्ट हिंदी नहीं चाहिए। देखिए, समझ में आ जाए और काम चले आम व्यक्ति का, ये जरूरी है। अब कई बार हिंदी के भी बहुत टफ शब्द हैं, और उन शब्दों में आदमी को ना पता लगे, जरूरी नहीं है। इसलिए जो आम प्रचलन में जो शब्द उपयोग होते हैं, अगर वो भी हिंदी में ही मतलब हो, ऐसे शब्द ना हो जो हास्य का पात्र बनते हैं, जैसे रेलगाड़ी को हम बोलते हैं लोपथगामी, ये सिग्नल को रेलगाड़ी बोलेंगे है। आवत जावत सूचक, तो वो वाली हिंदी नहीं चाहिए आपको। ना, वो नहीं, जो आम समझ। एक और बात है ना, वो वाली चाहिए ये नहीं, उसका व्याकरण का ज्ञान हो जाए। जितना हम लोग दूसरी भाषाओं पे इतना गूढ़ अपनी भाषा पे ध्यान दे रहे हैं, इतना गूढ़ उस पे टेंस पे, सेंटेंस पे, इन पे भी देते हैं क्या हम लोग? ऐसा नहीं है। देखिए, एक भाषा जो बिल्कुल साधारण से साधारण व्यक्ति उपयोग कर सके, बोल सके, मेरे प्रदेश में वो हिंदी है, और हिंदी में लिखी हुई उसको बात आसानी से समझ में आ जाए, ये जरूरी है। आप क्योंकि शिक्षा मंत्री हैं और स्कूल से ही एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अभी इस इंटरव्यू से पहले, इस साक्षात्कार से पहले हम बातचीत कर रहे थे, पहुंच तो हम कॉलेज में जाते हैं, हम विश्वविद्यालय में पहुंच जाते हैं, लेकिन एक अगर आपको विषय चेंज करवाना हो, बदलवाना हो, या एक चिट्ठी लिख कर वाइस चांसलर को देनी हो, तो फिर उसमें हम छात्र संघ के नेताओं को ढूंढते हैं कि यार भाई तू लिख दे ये। तो उस चीज़ को आप कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि अब आपका ये कर्तव्य भी है, दायित्व भी, आपके पास पावर भी है कि जो किताबों से अलग जो शिक्षा चाहिए वो बच्चों को मिले। स्कूल में मनुष्य बनाए जाते हैं, मनुष्य का निर्माण ही होता है। शिक्षा का मतलब क्या है? मनुष्य निर्माण करना। वो कहाँ होगा? हमारे विद्यालय में होगा, हमारी पाठशाला स्कूल में होगा। बच्चा इतना ट्रेंड हो कि उसको आम जीवन से संबंधित, जो रोज़मर्रा का जीवन है उससे संबंधित, उसको हर तरह का ज्ञान हो, ये ज़रूरी है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब लोग हमें एक विशेष फोकस करके इस चीज़ की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। हमारे विद्यालय में जब आप भी पढ़ रहे थे, हम भी पढ़ रहे थे, तो कुछ प्रैक्टिकली काम हमसे भी करवाते थे, कुछ प्रैक्टिकली चीज़ होती थी। जैसे हर रोज़ हमें सफाई करनी है, आज कराओ सफाई, माँ बाप भी खड़ा हो जाएंगे, मीडिया भी आगे खड़ा हो जाएगा, देखो जी यहाँ बच्चों की सफाई कराई जा रही है। क्या बच्चे सफाई करने के लिए आते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं? बहुत बढ़िया। अब दुनिया में कौन सा ऐसा देश है, दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे सफाई कर्मचारी है किसी भी विद्यालय में? मैंने बहुत स्टडी किया है। टॉयलेट तक बच्चे साफ करते हैं सर। जापान में करते हैं, स्वीडन में करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, सर कहाँ नहीं कर रहे? ये नहीं कि भाई वो टॉयलेट साफ करें, नहीं। अब एक ही चीज़ को फोकस करके नहीं समझे कोई भी। हर तरह की सफाई, अपने रूम की सफाई, अपने ग्राउंड की सफाई, प्रैक्टिकली एक श्रम का सब्जेक्ट था, एक क्लास थी 20 मिनट की, 25 मिनट की, बस श्रमदान करना है। उस श्रमदान में हम जो भी गंदगी हमें लोगों को नज़र आती थी, हम लोग उसको करते थे। अब ये कितना प्रैक्टिकली चीज़ है, कितनी जीवन में काम आने वाली चीज़ है। अगर हम लोग अपने बच्चों को स्वच्छता का बात करते हैं, अब स्वच्छता सिखाओगे कहाँ? बच्चे के दिमाग में स्वच्छता आए, कैसे आएगी? उसके लिए तो श्रमदान करना पड़ेगा। और श्रमदान अगर करवाएं तो उसमें कहते हैं कि देखो जी ये तो गलत हो रहा है, यहाँ पे ये तो बच्चों से झाड़ू लगवा रहे हैं जी, ये तो बच्चों से डेस्क साफ करवा रहे हैं जी। ये नहीं। मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, श्रमदान
बहुत ज़रूरी है और हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। नहीं, आप अपने बच्चों को प्रैक्टिकली कहाँ कराओगे? क्या इंटर्नशिप कराएं सफाई के लिए? भाई एक फैक्ट्री में जाओ वहाँ पे इसकी इंटर्नशिप करके आओ, वहाँ पे सफाई सीख के आओ। नहीं, पहले देखिए, जैसे स्काउट्स पहले दिन और से ही एनसीसी, हाँ यस, एनसीसी में भी इन्होंने बहुत सारी, देखिए ये हमारे जीवन अब का क्या हरियाणा एक में अंग है एनसीसी सफाई। स्काउट्स वगैरह का चलन खत्म हो गया है? किस चीज़ का? स्काउट्स का? एनसीसी नहीं, स्काउट्स, हाँ। एनसीसी हमारे लिए यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अभी पिछले दिनों भोपाल में भारत सरकार के राज्य मंत्री एमओएस भी आए थे और उस मीटिंग में मेरा खुद का जाना हुआ था। उसमें हमारे ब्रिगेडियर भी आए हुए थे। एनसीसी के महत्व के ऊपर ही किस किस प्रदेश में कितने बटालियन हैं, कितनी सीट्स हैं, इस सारी चीज़ों को लेकर वहाँ पे विस्तृत से चर्चा हुई। मैंने वहाँ पे डिमांड की, मैंने कहा कि देखिए सर, हिंदुस्तान की हर सेना में हर 10वां आदमी वो हरियाणा का है और हरियाणा के बच्चे को 4-5 नंबर मिलते हैं जब वो भर्ती होने के लिए जाता है। एनसीसी के, एनएसएस के जो कैंप लगे होते हैं, जो उसने उसमें ट्रेनिंग की होती है, उसका बड़ा भारी फायदा हरियाणा के बालकों को सर्टिफिकेट मिलता जी सर्टिफिकेट मिलता है। हमने कहा कि सर हमारे यहाँ पे बहुत कम सीट है, हमारी सीट बढ़ाई जाए, 2 बटालियन आप हम लोगों को और दो, कुछ सीट बढ़ाओ हमारी, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। अब अलग अलग स्टेट की तासीर होती हैं। अब गुजरात की तासीर इतनी थोड़ी है कि भाई वो सेना में भर्ती होता है। तासीर का जैसे अपने यहाँ तासीर है, अपने यहाँ की तासीर क्या है? ऐसा नहीं कि देश के तो सारे स्टेटों के बच्चे, मगर हमारी तासीर है, हम कसरत करेंगे, हम पुलिस में फोर्सेज में जाने की तासीर है। कुल मिला के ये शब्द मेरा समझे, फोर्सेज में जाने की तासीर है हरियाणा की, मोस्टली सबसे ज़्यादा है। पंजाब की है और हरियाणा की है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी है, राजस्थान की भी है। ऐसे है, कुछ तासीर है। मैं उस तासीर की बात कर रहा हूँ। हमारी तासीर है कि भाई हम फोर्सेज में जाएंगे, सेना में जाएंगे, भर्ती होंगे। अपने यहाँ गांव में थोड़ा एक हमें के गांव में 50-50 लोग भी हैं। व्यापार करना कम आता है ना। देखो भाई, वो कुछ का तासीर की बात कर रहा हूँ मैं तो अब मैं वही बात कर रहा हूँ। देखो ये नहीं कि गुजरात के लोग सेना में नहीं है, क्या है ना, मगर एक तासीर कम- कर रहा कम हूँ। है लेकिन। हाँ, तासीर की बात कर रहा हूँ। कम ज़्यादा भी असर नहीं होता। तासीर ऐसी होती है कि भाई मतलब शौक है, हर आदमी का शौक है। हमारे यहाँ तो खेलते हैं आदमी, आपने 4 बालक सड़क पर घूमते मिलेंगे, रेस मारते मिलेंगे आपको। आप उनसे पूछना भाई क्या करेगा, पक्की बात हो, जब लगा जी पुलिस की भर्ती होगी, बिला जी सेना की भर्ती होगी, उसमें भर्ती में जाऊंगा, भर्ती में जाऊंगा। देखिए ये एक तासीर है। शायद हो सकता है भाई, या तो हमने ना बेरा हो सकता है दूसरे स्टेटा में भी हो, मगर क्योंकि राजस्थान हमारे साथ लगता है, जैसे आपने कहा, हमने वहाँ का पता है, वहाँ भी हमारे तरह बालक सड़क पे ऐसे मिलेंगे आपको। पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले भी न्यू मिलेंगे। देखो जहाँ जहाँ तक का मारा है, जहाँ आप पंजाब में न्यू मिलेंगे, अपने हरियाणा में न्यू मिलेंगे। तो हमारी ये ऐड है कि कुछ तासीर है भाई सेना में, फोर्सेज में काम करने की। तो उसके नाते हमने कहा जी हमारे यहाँ पे सीट बढ़ाओ। उन्होंने मान ली और वो हमें अब सीट बढ़ा के और देने वाले हैं। हमारे यहाँ तो सर इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं अब ये पूछना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री जी आपसे कि बालक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गरीब का बालक, एक होता है अमीर का बालक। तो गरीब का जो बालक है वो तो पढ़ रहा है अपने गांव में, आप ने यथासंभव वहाँ पे अच्छे स्कूल बनाए हैं, वहाँ पे वो पढ़ रहा है। एक अमीर का बालक है जो इस वक्त रह रहा है गुरुग्राम में, फरीदाबाद में या चंडीगढ़ में, वो 30,000 रुपये की फ़ीस दे सकता है। तो इन दोनों बालकों को एक स्तर पर कैसे लाया जाए, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो तो 30,000 फीस दे रहे हैं, उसके 2 बच्चे हैं, वो 60,000 रुपये दे सकता है, 40,000 रुपये और भी खर्चा आता होगा, तो वो महीने का उठा सकते हैं। यहाँ पे तो गांव में इनकम साल भर की नहीं है इतनी जितनी वो फीस दे देते हैं। सर देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिस पे मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा अधिकार है शिक्षा, कि मैं अपने बच्चों को, या बच्चे किस स्कूल में पढ़े, महंगे में पढ़े या सरकारी स्कूल में पढ़े। बात यह है कि हम जो सरकार की तरफ से व्यवस्था है वो कैसी है, उस व्यवस्था में कैसे सुदृढ़ीकरण किया जाए,
कैसे हम लोग अपने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएं। प्रश्न ये है। अब एक बात बताइए, अब आपके पास जुगाड़ है, आपके पास पैसा है, आप अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ा लेंगे। अब वो आपकी जेब अलाउ कर रही है, मेरी जेब अलाउ नहीं कर रही है, इसलिए मैं गांव में कोई प्राइवेट स्कूल उसमें चला जाऊंगा अगर मेरा कम जुगाड़ है तो, नहीं फिर मैं सरकारी में जाऊंगा। अब मेरे शब्द समझना, मैंने क्या कहा, मेरे पास मोटे जुगाड़ पैसे है हैं, तो हाँ, तो मैं शहर करीब में चला जाऊंगा, नहीं अगर तो मेरे गांव पे- के प्राइवेट में हाँ, जाऊंगा, अगर तो मेरे पे ठीक नहीं तो ठाक है, सरकारी में जाऊंगा। हाँ, ये तो जो नहीं धारणा तो है, सरकारी वाली धारणा है, इसको अब- आपने बदलना है ना। अभी सर मैं वही आ रहा हूँ, मैं तो विषय को बहुत बारीकी से समझ कहने जब मैं बोल रहा हूँ। एक आम धारणा कि भाई सरकारी स्कूल में नहीं, स्टेटस सिंबल बन गया, ये कोई एक दिन में तो बना नहीं, 30-40 साल इस चीज़ पर लगे हैं, तब जाके लोगों में एक धारणा बन गई कि भाई प्राइवेट स्कूल में बालक को पढ़ाया तो बहुत अच्छा मेरा स्टेटस है। जैसे उदाहरण बिल्कुल प्रैक्टिकल, और मैंने कई बार बताया है, कई बार। मेरे पास मेरे 2 दोस्त आए मिलने के लिए, मुझे बधाई देने के लिए आए, काफ़ी दिन बाद, मेरे मंत्री बनने के बाद आया। वो मैं भी बैठा लोगों से मिल रहा था, वो आपस में बैठे, बोला और भाई, हाँ और भाई ठीक है, हाँ। मैं उनका देख रहा हूँ पूरा, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में जिक्र किया इसका। तो उसको कह रहा है भाई क्या कर रहा है, बोला भाई ठीक है, सब बच्चे बुच्चे ठीक है। बोला क्या कर रहे हैं, बोला अभी पढ़ रहे हैं। बोला कित, उनका भाई सरकारी में। तो उसका पता क्या था, चेहरे से सरकारी में ऐसे करके, और मैं उसको देखा एकदम, बोला हाँ भाई सरकारी में पढ़ा है। बोला क्यों, क्यों आया, हमारा गांव का स्कूल बहुत बढ़िया है भाई, अच्छी पढ़ाई हुआ है, ओढ़े पढ़ा रहा हूँ। बोला अच्छा। बोला उन्होंने भी उसने कह दिया, मौके पे जवाब देखो क्या होता है। कई बार वो कहता है ना, कुदरत पता नहीं क्या चीज़ करा लेती है। वो बोला और तू सुना क्या कर रहा है, बालक बुलक क्या कर रहे हैं। बोला कुछ नहीं यार, देख रहा था मंत्री जी तो रहा हूँ, देखो कड़ी कुछ जुगाड़ लाग जाए तो एडमिशन के लिए, नौकरी के लिए। नौकरी के लिए, हाँ। तो बोला क्या मैं, बोला क्या कर लिया, बोला ग्रेजुएशन हो गई है छोरे के। बोला अच्छा, बोला फिर नौकरी कहाँ, बोला किंग है। बोला नेताजी तो रहे, देखूंगा बात बन जाए तो। बोला सरकारी में। बोला वो एकदम फिर बोला सरकारी में। मैं एकदम वो विषय रोक क्या, मैंने तुरंत, काफ़ी लोग थे, उनका मगर देखो ये है चलन, बच्चा इसका सरकारी में पढ़ रहे तो यूँ करे, बोला सरकारी में। अरे किसी ने कहा नौकरी चाहिए तो वो चाहिए सरकारी, वो चाहिए सरकारी। हाँ। मैं बहुत बारीकी से मैंने उस दिन सीख लिया। मैं कहा देखो भाई कितनी भयंकर धारणा बनी हुई हमारी भी। अगर मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो मेरा स्टेटस लो है, और मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ तो भी लो है। नौकरी सरकारी होना चाहिए, पढ़ना प्राइवेट में चाहिए। मैंने उस दिन फिर एक चीज़ सोची कि नहीं, कमियां कहाँ हैं उसको देखना पड़ेगा। और मैं निकला फिर अपने मिशन पे। रियली मुझे नहीं पता हम लोग कितने सक्सेस होंगे कितने होंगे, मगर आदमी अगर ये ठान ले कि मैंने अपना 100% देना है, फिर वो कहते ना कर्म कर फल की इच्छा मत कर, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है। तो मेरे हाथ में मैं मेहनत कर सकूं, मैं जाऊं। मैं तुरंत निकला इसी मिशन पे, और मैं बहुत स्कूलों में गया, और मैंने जाके वहाँ टीचर से आग्रह किया, खूब देखा, एक एक चीज़ को समझा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कमियाँ मुझे ध्यान में आ गई, क्योंकि मैं ज़मीन पे गया, मुझे वहीं से पता लगा। मैंने देखा कि रिजल्ट हमारा क्या आता है। अब सरकारी स्कूल का रिजल्ट जो आता है सबके सामने रहा है। मैंने अपने सब टीचर से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, जहाँ जहाँ मैं गया मैंने मैसेज छोड़े बहुत जगह। मैंने कहा सर आपके हाथ में हमारे बच्चों का भविष्य है, आप बनाने वाले हो। 2047 तक दुनिया में भारत को विकसित देश बनाना है। कौन बनाएगा, आप बना सकते हैं। आपने ऐसे घड़े बनाने हैं जिसमें शीतलता हो, जिसमें ठहराव हो, जिसमें शांति हो, जिसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, और जो इस देश और समाज के लिए कुछ कर सकें। ऐसी मिट्टी आपके पास है, उसको घड़ा बनाना, उस घड़े को इतना पकाओ इतना तपाओ। अनेक उदाहरणों के साथ मेरी अपने श्रेष्ठ गुरुजनों से बातचीत हुई। जो अब मैं जब एक आप- निवेदन जी, पूरी जी, बात जी, करूंगा सर। जब मैं इस विषय को लेके गया, जिलों में सब में गया, कहीं थोड़ा कहीं ज़्यादा जाया गया, कुछ जगह नहीं भी गया, मगर सर मैं बहुत संतोषजनक बात ये बताता हूँ कि देखो थोड़ा सा प्रयास, और मेरे श्रेष्ठ गुरुजन ने
ठान लिया कि कुछ करके दिखाएंगे। सर आज है ना, सरकारी स्कूल का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल के इक्वल आ गया। आप कह रहे थे ना कि आप के जिम्मे अब सरकारी वो है, सर मतलब विद्यालय आपके जिम्मे आ गए हैं, शिक्षा आपके जिम्मे आ गए, क्या करेंगे। मैंने भी आपको कहा था कि शिक्षा में गुणवत्ता लेके आना। ये कब का आंकड़ा दे रहे हैं आप? अभी का सर, अभी का है, इस बार का रिजल्ट। आप जब अब गुरुजनों इस से साल में, इस साल गुरुजनों के से जब रिजल्ट आप मिलने गए थे तो क्या उनको पहले इन्फॉर्म कर नहीं दिया सर। था कि मंत्री जी आ रहे हैं, सर मेरे को ना कारपेट वैसे बिछाया जाए? नहीं कभी छापेमारी की है आपने? मैं, तो आपको गुरुजन मिलते हैं वहाँ पे, स्कूल में आते हैं? जब ये घटना मेरे साथ घटी, मेरे दो दोस्तों वाली, मैंने उस दिन अपने मन में सोचा कि यार हमने इस पे काम करना है। और सर इसके लिए मैं ऐसे ही निकल गया तो मुझे सड़क के ऊपर स्कूल मिल गया। मैंने कहा यार गाड़ी आगे निकल गया, तो मैंने कहा वापस लो। ये उस घटना के 2-3 दिन की बात है। मैं इंद्री की तरफ जा रहा था, गड़ी जाटान कौन सा गांव था, उसमें मैं पहले दिन गया। मैंने वहाँ पे जाके सारा हिसाब देखा, बच्चों से मिला, टीचर से मिला, सारा विषय मुझे समझ में आ गया। उस दिन से मैं शुरू हुआ अपने अभियान को लेके। और अचानक ये सब जगह का कोई न्यू नहीं, एक भाई किसी को भी नहीं पता होता था। मैं कहीं से भी निकल रहा हूँ, सड़क पे स्कूल आ गया, उसी में घुस गया। कभी भी प्लान बना के नहीं गया, अनप्लान। कैसी है व्यवस्था, सही बताना। मेरे को देखो, ईमानदार, मैं एक बात बताऊं आपको। पॉलिटिकल सवाल आपसे अभी तक नहीं पूछा, उसके भी मैं आऊँगा क्योंकि ये हम लोगों से जुड़ा हुआ विषय है। हरियाणा देखिए, की जो है 2.5 करोड़ की जो जनता है, ये उसको आपसे उम्मीदें हैं। आप शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने आपको भेजा है, तीसरी बार चुन के भेजा है, तो आपसे कम से कम ये उम्मीद करते हैं कि बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन उनका जो बच्चे हैं उनका भविष्य बन जाए। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। देखिए, मैं वही कर रहा हूँ। आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि मैं पॉलिटिकली जवाब दूंगा? आप ना, पॉलिटिकल मैं एक पूछूंगा निवेदन तब जवाब देना मुझे। हाँ, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ आपसे। देखिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति जो बिना लाग लपेट के बोलता हूँ। किसने के समझना मेरे बारे में, मुझे कोई वो नहीं है। जो सही है वही बोलेंगे, उसमें कभी मक्खन नहीं लगाता मैं। जब मैं स्कूलों में गया, बहुत हद तक संतोषजनक चीज़ें मिली। अगर एक चीज़ थी जिससे मैं संतुष्ट नहीं था, वो तो बच्चे। आपने व्यवस्था पूरी की है मगर बच्चे नहीं हैं, बच्चे आते नहीं है स्कूल में, एडमिशन कम है। जिस हिसाब से एडमिशन होने चाहिए बच्चों के गांव के स्कूल में, उस हिसाब से उस तादाद में बच्चे गांव के स्कूल में नहीं हैं। मैंने कहा ना, ये धारणा कि भाई प्राइवेट स्कूल में एक गांव में 4 बस आती है, बरकत चली जाए, उसी गांव में अच्छे टीचर हैं, अच्छी व्यवस्था है, मगर नहीं जा रहे, प्राइवेट में जा रहे हैं। प्राइवेट में जा रहे हैं। धारणा, नाम होता है प्राइवेट में जाके। धारणा है ना सर। मैं इसी धारणा को बदलने के प्रयास में हूँ, और उसको बदलने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी व्यवस्थाएं ठीक करनी पड़ेंगी, पहले अपने अंदर झांकना पड़ेगा। और मैंने इसलिए अपने डिपार्टमेंट को, अधिकारियों को बुला के सारी चीज़ों के बारे में पूछा कि भाई अपने पास ये लेके आओ कि कितने स्कूल उसकी बिल्डिंग डैमेज है, कितने स्कूल जहाँ पे कमरे हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं है, बच्चे हैं, कितने ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे टीचर की कमी है, उस टीचरों की कमी के लिए हमें क्या करना है। इन अपने शिक्षा के स्ट्रक्चर को लेके मैंने अपनी मीटिंगें तय की, हमने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। और काम शुरू होने के बाद जो मैं रिजल्ट की बात बता रहा हूँ, ये तभी संभव हो पाया। अब देखो, कई लोग कहते हैं कि अच्छा जी, तो आपने बना दिए सारे कमरे, आपने बना दिए सारे टीचर। ये तो हो गए एक बेतुकी तत्काल में करी हुई बात। इन चीज़ों में जितना समय लगता है वो लगेगा, एक प्रोसेस होता है सरकार में भी। अगर आपने भर्ती करनी है तो आपका भर्ती का भी नियम होगा, आपने अगर स्कूल बनाना तो उस पर टेंडर व्यवस्था भी है, उसमें दूसरे तरह के काम भी है, फंड्स भी अरेंज होना है। मगर इस सारे पे मैं बहुत आगे बढ़ चुकी है शिक्षा विभाग। आज हमें ये पता है कि हमने टारगेट लिया कि पहले हम ये 1500 स्कूल हैं, जिन 1500 स्कूलों में एक भी
डॉट माफिक भी कमी नहीं रहनी चाहिए। उसमें हमारा टॉयलेट है कि नहीं है, उसमें हमारा पंखा है कि नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, हमारे पास टीचर है कि नहीं है ना, साफ़ सफाई ठीक है कि नहीं है, यहाँ तक की भी किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। ऐसे 1500 स्कूल अभी हम लोगों ने तय किए कि पहले फेज में हम लोग इन 1500 स्कूलों को पहला एकदम फेज कब परफेक्ट पूरा करें। होएगा? बस अभी करेंगे हम लोग, काम है उस पर जारी है, वही होगा ना। अगर भाई देखो इन चीज़ों पे आप ये नहीं कह सकते कि मैं 2 महीने में करूंगा इसे जी, एक 3 टारगेट महीने में। लेके एक चलो। टारगेट है कि इस बार के सेशन में हम उन 1500 स्कूलों को परफेक्ट करेंगे। इस बार के सेशन में 1500 स्कूलों को बिल्कुल परफेक्ट करें। एक बात अभी पूरी नहीं हुई है सर, अभी मैं बताता हूँ। जब ये परफेक्ट हमारे स्कूल होंगे तो इसके लिए जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इन सब चीज़ों पे हमारा काम जारी है। अब ये वो ऐसी चीज़ नहीं है काले होगा, ऐसा नहीं, बहुत व्यवस्थित तरीके से। जैसे हमारे को टीचर चाहिए, कौन सा टीचर चाहिए, कितने स्टूडेंट्स हैं, छात्र संख्या पूरी है कि नहीं है, स्कूल में जितने बच्चे हैं उतने रूम्स, उसके बैठने की व्यवस्था, उतना उसके पास बेंच, टाट पट्टी, ये कुछ है भी कि नहीं है, ये सारी चीज़ों का बहुत बारीकी से मैंने कहा अध्ययन करिए, रिपोर्ट लेके आए। उसकी हमारी रिपोर्ट आई, हमने उसके ऊपर काम किया। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 1500 स्कूल पहले फेज में जो हमने लिए हैं, हम इनको बहुत सफलतापूर्वक कर जाएं, ऐसा प्रभु से आशीर्वाद की मैं कामना करता हूँ और कुछ नहीं। दूसरा देखो, अभी जब तक आप लोग नहीं उस दिशा में बढ़ोगे काम नहीं कर पाओगे। सर मैंने निर्णय ये लिया है कि मैं हर स्कूल में जाऊंगा, अपने श्रेष्ठ गुरुजन से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मेरी रिक्वेस्ट मेरे श्रेष्ठ गुरुजन ने मानी, तभी ये रिजल्ट आया है। आज मैं ये कह सकता हूं कि +2 का हमारा रिजल्ट है जो साइंस का, वो प्राइवेट स्कूल से अच्छा है। 1 पॉइंट समथिंग है, 62 है कि 1.37 कुछ ऐसा ही है। हम आर्ट और कॉमर्स में सर 1% पीछे हैं, बराबर आए ना, साइंस में तो ऊपर भी आ गए हैं। देखिए अब ये आत्मविश्वास मेरे टीचर में भी आ गया और हम में भी आ गया कि भाई हम लोग कर सकते हैं। अब मैंने एकदम काम कर, देखो आपसे मेरा एक निवेदन है, ये 1.5 महीने की छुट्टी जो होती है हमारे आम बोलचाल में, मैंने कहा जी इसमें एक बार सब ने गांव में जाना है, रिक्वेस्ट करनी है कि देखो हमारे पास अच्छा टीचर है। भाई प्राइवेट स्कूल में कितना पढ़ा लिखा है कोई पूछे, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने अपने बच्चे का एडमिशन करा, गारंटीड बात कह रहा हूँ आपको, आप तो पूरे पढ़े लिखे हो, सबकी क्लास लो पत्रकारिता के माध्यम से। आपने भी अपने स्कूल की टीचर का इन्हों नहीं पता कराया कितनी पढ़े लिखे, आपने गया भाई स्कूल बढ़िया यार, इसमें अपना एडमिशन करा दिया, आगे लिख के दे रहा हूँ। आपने भी पूछा कि भाई इस स्कूल का जो टीचर है ना वो कितना पढ़ा लिखा है? मैं प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं इसलिए कह रहा हूँ कि हम भी माँ बाप होंगे, हम पड़ोस में उनको भी देखे हैं। वही ब्रांड चलता है ना, ब्रांड बस वो ब्रांड है ना जी। मैं वही एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, बस एक चीज बीच में मैं आपको रोक इसको रहा हूँ, पूरा कर देंगे, मतलब इसको साथ में आप जोड़ लीजिए। हरियाणा एक चीज़ के लिए बदनाम है शिक्षा में ही, यहाँ पे नकल बहुत चलती है, बहुत खबरें करते हैं हम, कोई छत पे चढ़ रहा है, कोई पर्ची दे रहा है वो नकल को लेकर भी कुछ है इंतजाम? मैं निवेदन कर रहा, इसलिए मैं इस विषय पे अपने आप आ जाता। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा ना कि भाई जैसे आपने करा अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया, मैं कह रहा हूँ कोई प्राइवेट स्कूल में कोई नहीं पूछता, हम कह रहे कि आप सरकारी में दाखिल करा, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि एक परीक्षा पास करनी है, सरकारी जो मास्टर लग रहा है वो सरकार के उन नियमों को पूरा करता है जो हमें चाहिए। तो पता है ना कि एक विशेष क्वालिफिकेशन है, वो पढ़ा हुआ बच्चा है। अब वो कोई आम बच्चा तो क्लियर नहीं करता, बहुत इंटेलिजेंट बालक होता है, वही वो टेस्ट क्लियर करता है, पास होके आकर जब मास्टर बनता है। अब हमारे तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता को, पर्ची खर्ची नहीं चलती है? नहीं उसमें नहीं होती, ये नहीं होती। मैं आपके देखिए सर इसमें ना विषय भटक जाएंगे, आप ये विषय पॉलिटिकल फिर करना, अभी पॉलिटिकल विषय नहीं है, बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ आपको कि मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि देखो भाई हम सरकारी स्कूल में, मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि देखिए भाई सरकारी स्कूल के मास्टर की क्वालिफिकेशन पे आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। बहुत अच्छा टीचर है आप ही के स्कूल में,
प्राइवेट स्कूल में उस क्वालिफिकेशन का है कि नहीं मुझे नहीं पता है, हो सकता है और भी ज़्यादा अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं, मगर लेकिन मैं उस सरकारी व्यवस्था में की बात कर रहा हूँ जो मापदंड- गवर्नमेंट हाँ, हम मापदंड दे- के तहत जो मापदंड के तहत हमारा बहुत अच्छा टीचर है। और बस लोगों को थोड़ा सा ये जागरूक भ्रम जो है कि जो धारणा है इसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो आपको अच्छा टीचर मिलेगा, ये 100% बात है। हमारा टीचर बहुत अच्छा है, हमारे स्कूल का एटमोसफेयर गारंटी से कह रहा हूँ मैं। देखो वैसे बड़ी कांच की बिल्डिंग बना दी बहुत बढ़िया, जो मैं उसकी रीस तो करता नहीं, मगर जो हमारा सरकारी स्कूल है उसका एटमॉस्फेयर देखो ना आप सर। खुला ग्राउंड है, बड़े अच्छे कमरे हैं, सारी चीज़ अच्छी हैं भाई। अगर मेरा बच्चा वहाँ पढ़ेगा तो फिर मैं देख रेख भी करूँगा। मैं गांव का एक आदमी हूँ, मेरे अगर बालक सारे गांव के अगर 50% बच्चे भी गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको देख लेना भाई साहब, उसी स्कूल का आपको नक्शा बदला मिलेगा, उसी स्कूल के कमरे भी टिप टॉप मिलेंगे, उसी स्कूल के मास्टर भी टिप टॉप मिलेंगे, उसी स्कूल के बालक भी टिप टॉप मिलेंगे। इतनी भी गंदगी नहीं पाएगी, गारंटीड बात है, ये अनुभव है मेरा। मैं अभी ये जो गया हूँ स्कूलों में, मैंने देखा है जहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ फुल है, गाँव का आदमी SMC वाले वैसे तुरंत पहुँच जाते, 5 मिनट में आ गए, बेरा लग गया, बोला भाई मंत्री जा रहे हैं, बोला जाते मेरे हाथ में कागज़ देते हैं, कहते हैं सर देखो हमारे पे यह कमी है, हमारे पे ये कमी। मास्टर नहीं बोल रहा था, वो बोल के बता रहे थे। इतनी भी जागरूकता है। अगर जब बच्चे वहाँ पे हैं डेफिनेटली उस गांव के लोग उतने ही एक्टिव हैं। और वो कुछ गांव के लोग तो ऐसे जो अपने पल्ले से पैसे खर्च करके ना कुछ व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं, हमें पता भी नहीं है, करते हैं स्कूल। वो खुद करते हैं। वो कहते हैं मेरा अपना स्कूल है, और वहाँ के बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। एक समस्या और तो आ सर रही जब है। ये सारी चीज़ें हैं तो मेरा आपके चैनल से, आपकी बात के माध्यम से मैं अपनी बात रखते हुए कह रहा हूँ कि एक बार जो सरकार ने व्यवस्था की है आप उसका भी लाभ ले लो। अब 30,000 रुपये की बात आपने कही, फीस दे रहा, 60,000 दे रहा, 20,000 दे रहा, भाई हम कह रहे हैं कि वो आपका अधिकार है, आप कहीं पढ़ाओ अपने बच्चे को, मगर जो आपने हमारी जिम्मेवारी दे रखी है, स्कूल जो हमारा है अपना जो सरकारी, उसकी व्यवस्था को ठीक करना और उसमें अच्छी गुणवत्ता वाली एजुकेशन देना, इस पे हमें काम करना है। तो उसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भाई हमारे पास सारी चीज़ हैं, आप विश्वास करिए, आप सहयोग करिए, आपके सहयोग से हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था को खड़ी कर सकते हैं। उसमें जनता का, उसमें आम व्यक्ति का सहयोग बहुत ज़रूरी है। देखिए कानून बना लो आप चाहे कितने, आप कानून किसी चीज़ को सख्त और लचीला करने के जबरदस्ती लिए नहीं कर होगा, सकते। जबरदस्ती नहीं हो सकती। और सर ये ऐसा क्षेत्र है जिसकी सफलता तभी आंकी जा सकती है जब समाज के लोग उसमें सहयोग करते हों। अब और जो है, मैं एक निवेदन और कर दूं, परिवर्तन कभी भी सरकारों के कानूनों से नहीं आते, परिवर्तन सदा समाज की अगुवाई करने पे ही आते हैं। और मैं निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एजुकेशन में जैसे पहले का समाज बड़ा एक्टिव होता था, बड़ा समझ रख के आगे चलाता था, अभी भी मैं निवेदन करूँगा अपने परिवार के बड़ों को, बुजुर्गों को, कि ये स्कूल आपकी ही धरोहर है, अपनी संपत्ति है। और इसमें जब अच्छी टीचर हैं, अच्छे साथी हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर है, तो इसकी तरफ अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया, थोड़ा भी कोऑपरेट किया, हम बेहतर परिणाम निकाल के आपको देंगे, इस चीज़ की गारंटी है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने टीचर पे पूरा भरोसा है, और वो भरोसा 5-7 महीने में दिखा दिया, 4-5 महीने में ही। भाई साहब पिछले रिजल्टों को देख लो और अब देख लो, थोड़ा टाइम मिला रिजल्ट और से अच्छा हुआ। अब हमने क्या किया, अब जैसे ये कह देते हैं कि जी मैंने भी कहा पहले, एक भाई मेरे बारे में बोले एक भाई इन्हें अनपढ़ बना दिया, इंग्लिश नहीं आती, ये 10 तरह की बातें बोली। अब मैं जो है ना, अब मैं बस दूसरे इसी- विषय पे आ रहा हूँ। सर एक बार, एक वो मिनट। रिजल्ट से ही शुरू सर हो रहा है। एक मिनट लूंगा जी जी। फिर उन्हें विषय भटक जाता है, आदमी ध्यान में भी उतर जाता है। सर उसमें
मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे से पहले भी सारे मंत्री हैं, कोई आज मैं तो नया नहीं बना हूँ। ये तो काम करने का एक होता है भी, कौन आया किसने क्या किया। सर मेरे से पहले जो आए, जिन खूब इंग्लिश आती थी, फराटेदार बोलते थे, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं आती यार मैं नहीं बोल सकता, बात वो नहीं है। जो पहले थे वो तो लाडू लाडू भी खिलाते थे। जब मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो लाडू वगैरह वो खिलाते लोग थे जी, हाँ। उन्होंने भी तो कुछ किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं किया होगा। तो ऐसा नया क्या किया जो हिंदी बोलने वाला, हिंदी समझने वाला या हिंदी में काम करने वाला तो नहीं कर पाया, और वो इंग्लिश बोलते थे, उन इंग्लिश में बोल बोल कर ना ऐसा झंडा गाड़ दिया कि हमारी कायाकल्प होगी हो। ये कायाकल्प हो रही है, मैं जो बता रहा हूँ आपको, कितने तरह के स्कूल है, कितने तरह क्या है। हम तो अभी आए होंगे भाई, देश आज से आज़ाद नहीं, 75 साल हो गए भाई साहब। 75 साल में कहाँ खड़े हैं। अब प्रश्न ये नहीं कि हम किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहेंगे। अब तो 10 साल से हम भी हैं, हमारी भी जिम्मेवारी है। अगर हमारी जिम्मेवारी है तो जिम्मेवारी का हम रिजल्ट लेके आ रहे हैं। हाँ। और रिजल्ट ये कि जब हम 40-50% तक के खड़े रहते थे, आज हम 80% क्लोज कर रहे हैं। ऐसा नहीं किया। अभी गाड़ी को अगर नीचे उतरी पड़ी है, उसको पटरी पे चढ़ा के चलाने में टाइम लगता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होनी थी। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस पर पूरा काम किया, उसको पटड़ी पे बिछा के गए। माननीय नायब सैनी जी आज मुख्यमंत्री हैं, पहला काम कि यार किसी भी तरीके से सर इसको लागू करना है और अच्छे से लागू करना है। खूब काम हमारा हुआ पड़ा है सर। उन्होंने साथ दिया, सहयोग दिया, कहा कि भाई नहीं इस पे काम करो। आज मैं दावे से और फक्र से कह रहा हूँ कि हमने 100% नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया। अब सुनिए सर, अब उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एक आया, नहीं सर, नहीं सर, 2030 तक का टाइम दिया हुआ सर। सर तो कहीं आप एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गए? नहीं सर। देखो सर, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, आप अगर किसी काम को सफलतापूर्वक आगे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई गलत काम कर गए। 2020 से लेके और 25 तक हमने टारगेट रखा था भाई। माननीय मनोहर लाल जी का आप कभी भी निकाल के देखिए कि वो आपको कहते मिलेंगे कि 2025 तक हम अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेंगे, 2030 तक सारे देश में करनी है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को तो कह दिया बहुत लोगों ने भाई इंग्लिश नहीं आती इसने तो, अरे तो अनपढ़ बन गया भाई। जो पढ़े लिखे सारे प्रदेशों में मेरा प्रश्न है वो NEP को कितना लागू कर पाए। एक बड़ा यक्ष प्रश्न कह रहा हूँ मैं आपको, क्यों नहीं कर पाए, क्या दिक्कत आई। और एक छोटा सा काम नहीं है NEP को लागू करना। टेक्निकल में क्या है, इंजीनियरिंग में क्या है, ITI में क्या है, उसको एलिमेंट्री में क्या है, सेकेंडरी में क्या है, हायर में क्या होगा, और उसके अलग अलग आयाम हैं। 201 से भी ज़्यादा गोल हैं। ऐसे भी काम है जो जब तक आप उसको नहीं पूरा करोगे जब तक आप लागू ही नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो साथ साथ चलेंगे, होते हैं ना कुछ चीज़ें वर्तमान में हर पल चलेंगी, उनमें जो बदलाव होना होगा वो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो ऐसी भी चीज़ें, उन सब मापदंडों पे बहुत सफलतापूर्वक मेरे विभाग ने काम किया और हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस पर आगे बढ़े। और जहां हमें ज़रूरत पड़ी कि हम आदरणीय मनोहर लाल जी से संपर्क करके बात करें, उस पर भी किया। और नायब सैनी जी से भी जब हमने ज़रूरत पड़ी तो हमने उनसे बात की और हमने बैठ के बहुत सफलतापूर्वक अपने तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ जब एक एक चीज़ का अध्ययन करके हमने उसको लागू करने का जब प्रयास किया तो हर व्यक्ति ने ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देने का नतीजा ये निकला कि आज मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ कि हम 100% NEP को लागू कर रहे हैं। अब कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं। दूसरी एक और बात इसी में कहना चाह रहा हूँ कि एक ITEP जिसको पहले अपने ऐड है वो था ना डाइट, हाँ, कि भाई उसमें मास्टर का प्रशिक्षण होगा और जो वो नहीं करेगा वो मास्टर नहीं बनेगा, ठीक है, उसका कोर्स करना। अब 2030 के बाद जो टीचर लगेगा, जो ITEP करा वो लगेगा, जैसे डाइट था ऐसे ITEP हो गया। अब उसमें अप्लाई करने की बात है, सिर्फ अप्लाई वही प्रदेश कर पाएगा जिसने NEP को लागू कर दिया। सर
वो इंग्लिश बोलने वाले कहाँ रह गए। और मैं चलो, कहते हैं मैं सर ढूंढता जमा हूँ। कहती ठेठ हिंदी बोल रहा हरियाणी बोलूं खूब बढ़िया, हरियाणवी कोई बोल दिक्कत दो, नहीं। मैंने हरियाणवी भी सर हुआ है। मैं वही बात मैं ये कर रहा पूछ रहा हूँ, अब एक- अब हाँ। वो इंग्लिश बोलने वाला तो नहीं कर पाए एक भी, मैं हिंदी बोलने वाला कर गया। चलो। और मैंने आई टेप पे अप्लाई करने वाला हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है, वो है हरियाणा प्रदेश, और दूसरा प्रदेश उसको कर नहीं पाया। अब वो डेट गई अगले साल को, अगले ठीक है, साल। ये हरियाणवी में ही आ जाओ। मैं एक टाइम आया था जब खट्टर साहब की नई नई सरकार बनी थी, भाजपा की नई नई सरकार बनी थी, तो एक नारा खूब चालता, आरक्षण लेगा जाट, नहीं तो खड़ी कर देगा खाट। अब ये वाला जो नारा था, इस नारे ने ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से जो जाट नेता थे उनको घर बैठा दिया। सारे बड़े बड़े नेता आपके घर बैठ गए, कैप्टन अभिमन्यु को ले लो, बराड़ा साहब को ले लो, और दो चार नाम आपके भी जहन में आ रहे होंगे। लेकिन किसने बिठा दिया? जनता ने। अभी एकमात्र आप ही ऐसा ये देखो मैं एक शख्स है जो तीसरी बार विधायक चुन के मैं आया है। और आपके कोई जहन में नाम आ रहा हो जो जाट नेता जो बड़े हुआ करते देखिए, थे वो वापस आए हों? सर मैं ऐसा ऐसा आप देखिए क्या सर, किया? मैं दो तीन बात कहूँगा। सर राजनीतिक एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिलके किसी के कदम को आगे बढ़ाती है और किसी के कदम को पीछे भी बढ़ाती है, खींच लेती है पीछे भी। उसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती, जैसे मैंने कहा है, उसमें आदमी का व्यवहार भी काम करता है, उसमें नीतियाँ भी काम करती है, उसमें आपका आचरण भी काम करता है, उसमें आपका काम करने का तरीका भी देखा जाता है, सारी चीज़ें। कोई भारतीय जनता पार्टी के ही जाट नेता जैसे आपने फोकस करके का लूज कर गए हों, तो और कौन से दल के नेता बहुत आगे चले गए? वो भी वही दो तीन एक दो जो पुराने महारथी वही हैं। देखिए ये तासीर है कॉन्स्टिट्यूएंसियों की कि भी उस तासीर का आदमी यहाँ पे जाति पाति का कोई फंडा ही नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस में बात से तो जाति मैं पाति आप ना मानोगे, मैंने कहा ना आप, मैंने पहले कहा मैं भारतीय आप जनता मानोगे भी, भारतीय जनता ना भी पार्टी की बात मानोगे। नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब जैसे मान लो दो मैं बड़े समाज में बड़े नेताओं के आप नाम ले रहे हो, तो जैसे देखो चौधरी देवीलाल जी भी आ रहे हैं हाँ, मेरे पास। भूपेंद्र सिंह हुड्डा देखो हो गए, वो कौन सा, देखो जो अभय पुराने चौटाला लोग हो गए, थे, तो देखो, जाति के नाम पे तो ये बोलते सर, थे अभय सिंह कि मैं चौटाला पहले अभय सिंह जाट चौटाला हूँ फिर जीत नेता गए। हूँ। अच्छा उसमें बीजेपी का रोल था? नहीं, जीत गए क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि दुष्यंत वो चौटाला करें। जी चुनाव हार गए क्या? बीजेपी ने वो कर दिया क्या? हुड्डा के उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की पार्टी में कितने लोग बड़े थे, वो भी सारे चुनाव लूज कर गए। देखिए मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, कई जगह पे कई स्टेटों में राजनीति विचार पे भी चलती है, राजनीति फेस वैल्यू की भी है, राजनीति संगठन से भी होती है, और राजनीति आचार व्यवहार की कुशलता पे भी निर्भर करती है। इसलिए नेता गायब हो गए या हाशिए पर लग गए ऐसा नहीं है। आज भी जिन हमारे नेताओं का, जाट नेताओं का आपने नाम लिया, सुभाष बराड़ा जी आज भी राज्यसभा के मेंबर हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी आज भी पार्टी के संगठन के बड़े नेता हैं, आदरणीय धनखड़ जी आज भी राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी में। देखिए हर व्यक्ति काम कर रहा है। और दूसरी बात एक मैं आपको बता दूं खरी, ये जो ये मुकद्दर का सौदा, एक मिनट सुनो सर, आप मैंने एक और बात की, आप मानोगे कि नहीं मानोगे बेरा नहीं, और आप के चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं वो भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वो भी इसको गलत ठहरा देंगे, बेरा नहीं के संग आदेश के। मैं हकीकत निचोड़ बताता हूँ, यह मुकद्दर का भी सौदा है। मुकद्दर का ही सौदा है। हाँ, मतलब है ना मुकद्दर का सौदा। अभी देखो भाई मैं ये कह दूंगा फिर महिपाल ढांडा का है कि मेरा मुकद्दर तो अच्छा है, जो हार गए उनकी कुंडली खराब थी। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैं ये नहीं कहता। देखो जी जो चीज़ होगी, जो चीज़ है इस जगत के, जो शाश्वत नियम हैं आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। जिन्हें भी चैलेंज किया ना वो मुंह मुँह गिरे हैं। इसलिए जो शाश्वत सत्य है उसको मानने में कति भी अपना अहंकार नहीं दिखाना चाहिए भाई। हाँ मैं नहीं मानता भाई, मैं तो इन्हें गलत साबित करूँगा। जितने भी अहंकारी लोग रहे ना, और जो इन शाश्वत सत्यों के खिलाफ खड़े हुए हैं, एक आदमी का नाम बताओ
अकबर वो इसके अगेंस्ट खड़ा होता और इसने सफलता हासिल करके समाज को ये एक नया नियम दिया, एक आदमी का नाम बता दो ढूंढ कर। इसलिए देखिए मुकद्दर भी एक अपने आप में पूरा का पूरा व्यक्तित्व का निर्माण उसी के आधार पे होता है, जीवन की पटकथा भी उसी पे जाके लिखी जाती है। एक बात बताओ, कितना आदमी में होता है, अगर आपको कोई चीज़ की लाभ हो रही है तो आप कतई नहीं कहते भाई ये परमात्मा तने बड़ा मेरा लाभ कर दिया, आपका अहंकार आ जाता, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया, है ना, मैंने किया। और जब थोड़ा सा भी लॉस हो जाए, बोले ये परमात्मा तने मैं पाया था, मेरे साथ हाथ लगा रहा तू, जब उसको हानि हो जाए तो जब क्यों नहीं कहता भाई मेरी वजह से मैं वो कर रहा हूँ, परमात्मा की वजह से क्यों कर रहा है भाई, दूसरा आने तने दे दी, लाभ तो तने ले लिया, आने मन दे दी। देखिए दूसरा आदमी दुखी हो तो कहते हैं कि इसलिए सर एक निवेदन करूंगा, इस देश में हम जब छोटे छोटे थे, आज तक आपने भी पढ़े सुने खूब बतावें कि 6 चीजें जो आदमी के हाथ में नहीं है, जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश, ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं, ये परमात्मा के हाथ में है, ऐसा बताते हैं। और ये सत्य है, शाश्वत है। और इसमें 7वीं कोई चीज़ आपने ढूंढी हो तो मेरे से बता दियो, और भाई कोई अपना दर्शक भाई जो देख रहा है उसके पास हो तो वो भी बता दे भाई। जब कद आदमी मरेगा, खुद पैदा होगा, कुछ नहीं बेरा लाभ हानि, अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपने उसमें लाभ होगा कहानी होगा, ये आपके हाथ में नहीं, ये भ्रम है हमारा। अकबर मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, परमात्मा ने देना हो भी यस अपयश। आप समाज में काम कर रहे हो, राजनीति में काम कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, वहाँ आपको अपयश मिलेगा, ये यश मिलेगा, ये भी परमात्मा के हाथ में। जब सारी चीज़ परमात्मा के हाथ में है तो हमें ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि भाई मैं एक निवेदन करके अपनी बात को, क्योंकि विषय ऐसा आ गया तो उस पर हम चल पड़े थोड़ी आगे। मेरा निवेदन ये है कि देखो आदमी को अपना ना प्रयास वो 100% करना चाहिए। आप उस प्रयास में जितने सफल होते हो वो अच्छी बात है, और उसमें अगर जनता का सहयोग मिल जाए, मैं मेरे जिम्मे शिक्षा विभाग है, मैंने कहीं बड़ी बात नहीं की, मैंने हर जगह ही कहा कि भाई जनता के सहयोग के बिना हम नहीं कर सकते कुछ भी। अगर हम अच्छे टीचर दे देंगे, दे रखे, हम अच्छी व्यवस्था देंगे, हमने दे भी रखी है, जहाँ कमी है उसको दुरुस्त करेंगे। बट अगर समाज के लोग हमें बच्चे दे दें पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे व्यवस्था तुरंत बदल जाएंगी। अब जिन स्कूलों में सरकारी स्कूल ऐसे भी भाई सब, जैसे फरीदाबाद का 55-56 सेक्टर का स्कूल है, बच्चे 1400-1500, वहाँ पे फार्म भरा जाता है, 18,000 बच्चों में से 14-15,000 बच्चे, 1400-1500 बच्चे एडमिशन लेते, 18,000 वो आते हैं एडमिशन लेने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाती है। आप कल्पना करिए ऐसे सरकारी स्कूलों में। आपके पंचकुला में कितने स्कूल ऐसे हैं जिसमें सरकारी, जिसमें हमें मेरे पास आते लोग जी इसमें मेरा एडमिशन करा दो सर। देखिए सर, ऐसे एक दो नहीं, बहुत बड़ी संख्या के स्कूल हैं, कारण वहाँ पे सारी चीज़ों की व्यवस्था है, वहाँ टीचर भी है, वहाँ सारी चीज़ें। और ऐसे अनेकों स्कूल हैं जहाँ पे व्यवस्था सारी हैं, वहाँ बच्चे नहीं हैं। अगर बच्चे हों और जहाँ ये व्यवस्था गड़बड़ हुई है ना, वहाँ हम ही लोग दोषी हैं। हम क्यों दोषी हैं कि बच्चे हैं नहीं, ये मेरा बच्चा पढ़ता है नहीं, मैं क्या सारा जिंदगी काट दूँ, कदे स्कूल में जाऊँ। अब स्कूल में हो के रहा कि नहीं और कुछ पता ही नहीं। अगर मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा तो मैंने नहीं रहा भाई, बारिश का सीज़न आ गया और बारिश के सीज़न में भाई दीवार नहीं छूनी चाहिए, है ना भाई। स्कूल में साफ़ सफाई एक नहीं है, पार्क पुर्क ठीक नहीं है, खेल का ग्राउंड ठीक है कि नहीं है, सारी चीज़ें आदमी देख लेता है। और जहाँ भी कोई कमी लगती है तो आदमी और भी कहीं 10 जगह देता है, वो उसको पूरा कर देता है। वो कहता है अरे जरूरतें नहीं, चल सरकार की ले ना तू कर। और ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण भी हमारे पास है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, देखिए आपके चैनल के माध्यम से बार बार निवेदन करो, देखो हमने स्कूलों में अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं और बढ़िया देंगे, जहाँ कमी उसको दूर कर रहे हैं हम लोग, और कर देंगे स्पीड से। लेकिन अगर बच्चे तो हैं और सहयोग अगर मुझे मिलेगा, आज हम लोगों ने रिजल्ट बढ़ाया भाई साहब, मैं कह रहा प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट के इक्वल रिजल्ट है, क्या छोटी बात नहीं कह रहा हूँ मैं। आपकी बातों से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। और सर इम्प्रेस नहीं, वो तो रिजल्ट है। अभी देखो क्या कहते हैं, आपकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो, हम यही दुआ करते हैं। और बात विपक्ष की हो या जनता की हो, स्कूल सरकारी है, सरकार हमारी है, तो अगर उस स्कूल को ठीक करना है तो हमें भी उसमें भागीदारी लेनी पड़ेगी।
ये बातचीत आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चल रही है, मैं चाहता और भी चले, लेकिन अब जो घड़ी है वो कह रही है कि थोड़ा सा बस विराम करो लें क्या और है? अगली बार बस नहीं करो और हम कर सकते हैं, लेकिन एक नए विषय के साथ जी आएंगे भाई। और आप जो प्रयास कर रहे हैं इन प्रयासों में आप पर मैं कामयाब हो, ये अंतिम एक, दुआ। एक हाँ, निवेदन जी, करूंगा जी, जी। आपके चैनल के माध्यम से। मेरा निवेदन ये है कि जनता का, मेरे बड़ों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे पास पैसा है, हम उसका सब जगह इस्तेमाल करें, अच्छी बात वो हमारा है, हम अपने तरीके से खर्च कर रहे हैं। बस मेरा एक निवेदन है, आप सरकारी स्कूल की तरफ थोड़ा ध्यान दे दें। आपके द्वारा दिया गया थोड़ा सा ध्यान एक बहुत बड़े परिवर्तन का आगाज करेगा। अगर हमारे स्कूल में बच्चे पूरे हैं, गांव के बच्चे अगर स्कूल में हैं, तो व्यवस्था स्वयं बढ़ती चली खुद जाएगी। खुद सुधरेगी। अगर वहाँ पे टीचर की कमी, तो टीचर भी तुरंत पूर्ति होगी, क्योंकि बच्चा पूरा है। बच्चा होना चाहिए। और जब वहाँ पे बच्चे हैं, तो वहाँ पे साफ सफाई से लेके व्यवस्था से लेके कोई कमी नहीं आएगी। और स्कूल का टीचर बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे से बच्चों का ख्याल रख सकता है, बशर्ते अगर मेरे परिवार के लोग थोड़ा इसमें सहयोग कर दें। जैसे अब हम लोग प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट के इक्वल आ रहे हैं, हमारे ही स्कूल के, सरकारी स्कूल के बच्चों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। सुपर 100 में जाके हमारे बच्चों ने सबसे ज़्यादा अच्छा काम करके दिखा। कोई प्राइवेट संस्था हमारे सुपर 100 के बराबर भी नहीं है। देखो मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ, एक भी संस्था नहीं, नाम गिना दे जो सुपर 100 के बिल्कुल कहीं आसपास भी लगती हो। भाई साहब, जितने बच्चे थे 100% बच्चों ने क्वालिफाई किया है, जो भी कोई टेस्ट उन्होंने दिया। देखिए, ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पे हमारे बच्चे गए, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल सरकार ही उसकी व्यवस्था करके दे रही है, और उसमें 100% बच्चा अगर सक्सेस हो रहा है, तो और किसी संस्था का बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी देखो आप। इसलिए मेरा निवेदन है, आप भरोसा करिए, हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप अगर उस प्रयास में हमें आशीर्वाद सहयोग देते दीजिए, हैं, जी। तो ये जो आप पैसा 20,000, 30,000, 50,000 रुपये तनख्वाह फीस के रूप में दे रहे हैं, हम इसको सेव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही व्यवस्था आपके बिल्कुल घर में है। आपको कहीं बाहर में जाना, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना, बस आपने थोड़ा विश्वास करना है, थोड़ी धारणा को आपने बदलना पड़ेगा, इतना आग्रह है। अगर इस बात में भी किसी को कोई मेरी बात चुभी हो, कोई पिंच की हो, किसी भी मेरी बात से अगर किसी भी भाई के मन को अगर थोड़ा भी दुख हुआ हो, तो उसके लिए, नहीं, क्योंकि दुख मैं भी नहीं हुआ, आदमी हाँ। हूँ, इंसान बिल्कुल, हूँ, जो और दर्शक- उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे शब्द जिसको अच्छे ना लगे, मैं उसको कहूँगा कि वो मुझे वापस दे दे, और जिसको अच्छा लगा हो आपका लिया गया इंटरव्यू, तो उसमें मैं उनसे आशीर्वाद की कामना करूँ। वो लाइक और शेयर कर दें। आशीर्वाद। मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे लाइक और शेयर कर दें, औरों को भी बांटे ताकि अपनी बात जी, लोगों तक जी, पहुंचे। ये भी बात सही है। जी, तो मंत्री जी साफ हृदय के व्यक्ति लग रहे हैं, मेरी पहली ही मुलाकात है। और जैसा ये कह रहे हैं कि अगर सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाना है, तो उन स्कूलों के लिए बच्चों की ज़रूरत है, जो आपके और हमारे बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर एक आदमी चाहता है सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हों, लेकिन उसमें जो बच्चा है वो पड़ोसियों का पढ़े, मेरा ना पढ़े। शहीद भगत एक सिंह और तो बात आएगी, हो, सर। शहीद भगत सिंह तो हो, लेकिन मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के हो। अब इसमें सर एक और बात कहूँ, आप खत्म करने से पहले एक और बड़ा मामला आएगा। जैसे आपने मीडिया, सोशल मीडिया की बात की, तो 20 लोग नहीं पूछने लग जाएंगे, ब्लेस तो पूछ ले, इसके बाल कड़ा पड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। ये मगर मैंने पहले कहा है हाँ। कि देखिए भाई, मेरा अधिकार है कि मैं अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाऊँ, मैं किसका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, मैं इस पर कतई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए भाई, हमने एक व्यवस्था खड़ी की है, उस व्यवस्था में सहयोग करिए। आपको कोई ये नहीं कह रहा कि भाई आप प्राइवेट में मत पढ़ाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हम ये कह रहे कि जो व्यवस्था आपने दी है, जो आपके पैसे से चल रही है, जिस पे आपका अधिकार है,
अगर वो व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, तो उसमें किसी का कुछ घटेगा नहीं, बल्कि उल्टा उसको फायदा होगा। तो मैं जनता का ही आशीर्वाद इसलिए मांग रहा कि वो आपकी प्रॉपर्टी है भाई, आपकी चीज़ है, आपके द्वारा निर्मित है, और उसको अगर हम लोग नकार देंगे या उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो फिर कमियां आ जाती हैं। फिर उस कमियों के लिए पे जाके फिर राजनीति होती है। वो कहेगा जी इन्होंने खराब कर दिया, वो कहेगा इन्होंने खराब कर दिया। मैं कहूँगा जी कांग्रेस ने मार दिए, कांग्रेस कहेगी जी चौटाला वालों ने मार दिया, चौटाला वाले कहेंगे भाजपा वाले ने मार दिया। एक सर्कल घूमता रहेगा, जबकि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल एक ऐसा सब्जेक्ट है विद्यालय स्कूल का जिसका संबंध हर व्यक्ति से है, और क्योंकि वो मेरी संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है, स्कूल मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति का कोई आदमी हास ना करे, कोई उसमें गिरावट नहीं लेके आए, कोई उसमें कमी ना रहे, इसलिए मेरी भी एक जिम्मेवारी है। हम खाली उसको सरकार के हवाले नहीं कर सकते। और जहाँ भी देखिए शिक्षा का स्तर जब अच्छा रहा है, कभी देख लेना, मैं सरकार का आदमी होते हुए क्या बोल रहा हूँ, शिक्षा का स्तर जब अच्छा रहा जब शिक्षा समाज के हाथों में थी। आज भी समाज को अगुवाई करनी चाहिए, और ये जो हमारी नेशनल प्रॉपर्टी है इसको अपने को संभाल के रखना चाहिए, और इसको बंद ना करना पड़े। अब कई बच्चे ना हो, अब कई बार राजनीतिक विषय बन जाता है, और कहते हैं कि जी बच्चा एक विलेज जी 20 स्कूल बंद कर दिए जी, 5 स्कूल बंद कर दिए जी, क्या करूं? अब बच्चे नहीं है तो क्या क्या करें? तो बच्चों को सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ावा देना है, यही मंत्री जी की भावना है और यही कोशिश है जिसको हम और आप मिलकर सार्थक बना सकते हैं। बहरहाल चक्रव्यूह के इस अंक को यहीं पर विराम देंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। और मंत्री जी का ये जो संदेश है अपने दोस्तों तक, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, यही आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया।